नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के 5 स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल एवं आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस लॉ यानी गैसीय नियम का। जितना भी फुल कंसेप्ट यानी गैसीय नियम चैप्टर में जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो सभी का सभी फुल कंसेप्ट के साथ महा रिवीजन कराने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल एवं आईटी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग गैसीय नियम यानी गैस लॉ का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 आप नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को भी देख ले, क्योंकि ये बिना वीडियो देखे आपको ये नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये दोनों वीडियो में आपको ज़्यादा यानी डिस्क्राइब करके बताया गया, यानी ज़्यादा आपको उसमें डिटेल बताया गया है। तो उस थ्योरी यानी उस लेक्चर वीडियो को आप जरूर देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो पे आए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप उसे देख लिए होंगे तभी इस वीडियो को आप स्टार्ट किए हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको इस चैप्टर का पीडीएफ डाउनलोड करना हो या फिर कोई भी पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल एवं आईटीआई से संबंधित कोई चैप्टर का पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं www.5starstudy.com। गूगल पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा, आप वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप डाउनलोड करके या दोस्तों, गैसीय नियम में आपको सबसे पहले हम पढ़ाए थे, सबसे पहले आपको पहला टॉपिक जो पढ़ाए थे वह था आदर्श गैस समीकरण। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? दोस्तों, आइडियल गैस इक्वेशन किसको कहते हैं तो आपको शॉर्ट में बताए थे कि पीवी बराबर एन आर टी। आपको याद रखना है ये फार्मूला है गैस आदर्श गैस समीकरण का, यानी आइडियल गैस इक्वेशन का ये फार्मूला दिया गया है पीवी बराबर एन आर टी, आदर्श गैस समीकरण में बताया गया था। इसी फार्मूला से दोस्तों यह फार्मूला संबंधित है, यानी उसी फार्मूला से यह फार्मूला बनाया जाता है। आप मैट्रिक का इंटर एग्जाम दे चुके हैं तो आप लोग से उम्मीद है कि ये फार्मूला आप बना लीजिएगा। इस फार्मूला से आपको कन्वर्ट करने आता होगा, और अगर आपको नहीं आता है तो आप पहला लेक्चर का वीडियो और दूसरा लेक्चर वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया, पूरा बताया गया है। दोस्तों, अब यहाँ पे फिर बता देते हैं कि आर जो है क्या है। आर आपका दोस्तों ये जो है गैस कांस्टेंट है, और पी जो है वो प्रेशर है यानी दाब है, और भी यहाँ पे वॉल्यूम है जिसको हिंदी में आयतन बोलते हैं, और छोटे एन जो है दोस्तों मोलों की संख्या है। यहाँ पे एन जो है स्मॉल एन मोलों की संख्या है, और टी आप लोग को पता ही होगा टेम्परेचर यानी ताप है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि आदर्श गैस समीकरण में एक फार्मूला बताया गया जो पीवी बराबर एन आर टी होता है। यह फार्मूला आदर्श गैस समीकरण के थ्रू दिया गया। इसमें दोस्तों आर जो है गैस कांस्टेंट है, पी जो है दाब है, और भी जो है आयतन है, एन जो है स्मॉल एन मोलों की संख्या को निरूपित करती है, और टी जो है टेम्परेचर है यानी ताप को निरूपित करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं नोट में लिखा गया है आर का वैल्यू यानी गैस कांस्टेंट का वैल्यू दोस्तों 3 को बताया गया था। इसे आप याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन होता है। पहला जो आर का वैल्यू है वो 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन होता है, या फिर आप डायरेक्ट याद रखिएगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। उसके बाद एक तीसरा जो है 0.08206 लीटर इंटू एटीएम पर मोल इंटू केल्विन, ये आपको याद रखना है। आर का वैल्यू 3 होता है दोस्तों, आपको तीनों याद रखना है। उसके बाद अगला जो हम पढ़ाए थे दोस्तों वह था बॉयल्स का नियम, बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल्स का नियम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, बॉयल्स लॉ में यानी इस नियम का प्रतिपादन 1662 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल्स ने किया। इस नियम में बताया गया कि यदि ताप को कांस्टेंट रखा जाए, दोस्तों याद रखिएगा इतना ही इसमें बताया गया था थ्योरी यानी लेक्चर क्लास में भी, कि इस नियम का प्रतिपादन 1662 ईस्वी में किया गया। किसने किया दोस्तों? तो नाम भी आपको याद रखना है, रॉबर्ट बॉयल्स ने किए थे 1662 ईस्वी में। दोस्तों, बॉयल्स लॉ में किसको कांस्टेंट रखते हैं? तो
तो आपको ये याद रखना कि ताप को बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है दोस्तों। तो इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो पी भी टी में होता है रिलेशन दोस्तों। यही तीनों के रिलेशन से आपको फार्मूला पढ़ना है और इसी पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा और आपको सोल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे टी को कांस्टेंट रखा है दोस्तों, तो पी जो है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v हो जाएगा। पी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/v हो जाएगा। उसके बाद ये आपको फार्मूला बताया गया था, इसी से बनाया गया था दोस्तों। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो P1/P2 बराबर V2/V1 हो जाएगा और उसी के अनुसार P1/V1 बराबर P2 × V2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई आप जब कीजिएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप। उसके बाद दोस्तों पढ़े थे हम लोग चार्ल्स का नियम, यानी चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं दोस्तों। चार्ल्स लॉ में इस नियम का प्रतिपादन 1780 ईस्वी में जैक्वेस चार्ल्स ने किए थे। इसे आयतन का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार दाब को कांस्टेंट रखते हैं दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा, 2 लाइन है कि इस नियम का प्रतिपादन 1780 ईस्वी में जैक्वेस चार्ल्स महोदय ने किए थे। इस आयतन में दोस्तों, इसे आयतन का नियम भी कहा जाता है। यह डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है दोस्तों। इसे आयतन का नियम भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों चार्ल्स लॉ में किसको कांस्टेंट रखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रेशर को दोस्तों चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट रखा जाता है। तो यहाँ पे जब प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के हो जाएगा। यानी पी को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, देख सकते हैं। तो भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हो जाएगा। तो V1/V2 बराबर T1/T2 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये फार्मूला आपको याद रखिएगा और इसी पे आपको न्यूमेरिकल बेस मिलेगा, यानी इसी फार्मूला पे आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। तो आप आसानी से सोल्व कर लीजिएगा अगर आपको फार्मूला याद रहेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक। तो इस चैप्टर में आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आपको न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सोल्व करिएगा इस चैप्टर में, तो सबसे पहले आप किसी भी वैल्यू को केल्विन में लेना है, यानी किसी भी वैल्यू को केल्विन में चेंज करके ही बनाइएगा। ये बात आप याद रखिएगा, नहीं तो आप कितनों सही आंसर लाइएगा तो वो आंसर गलत होगा। कितनों आप सही मेथड लगाइएगा आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप केल्विन में ही लेके बनाइएगा। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है परम ताप, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दोस्तों एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस तापमान में 273 जोड़ देने पर वह परम ताप में बदल जाता है। यानी दोस्तों परम ताप जो होता है, अगर कोई सेल्सियस डिग्री है, यानी आप यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी x की जगह पे 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री अपने अनुसार से वहाँ पे दिया जाएगा। वो एक x डिग्री सेंटीग्रेड है। उसमें अगर हम 273 को ऐड कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, तो यह जो मान हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो परम ताप बन जाएगा, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर बन जाएगा। जैसे ही कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड में, कितना हो डिग्री सेंटीग्रेड में 273 को ऐड करते हैं तो परम शून्य ताप बन जाता है। और फिर एक नोट पॉइंट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहा जाता है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन को परम ताप शून्य कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा जो कि गैसीय नियम का पूरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसमें वह टेस्ट दोस्तों आपको 5 स्टार स्टडी गूगल पे जाके आपको देना है, यानी आपको साइट पे जाके 5 स्टार स्टडी के साइट पे जाके यह टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है। और यह टेस्ट आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि गैसीय नियम का जो भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी का सभी टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो आप एक बार टेस्ट जरूर दीजिएगा, टेस्ट में हिस्सा जरूर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बुलाइएगा और अपना स्कोर जरूर सुनिएगा कि कितना स्कोर आता है। और जो स्टूडेंट टॉप करेंगे उनका नाम, फोटो, रोल नंबर सभी नाम, फोटो, एड्रेस सभी आप मेरा व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। उसके बाद आपको यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेस्ट में हिस्सा जरूर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बात करें। अगला टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग दोस्तों ताप दाब नियम।
ताप दाब नियम। दोस्तों ताप दाब नियम में आयतन स्थिर रखने पर गैस का निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होते हैं। दोस्तों ताप दाब नियम में बताया गया कि आयतन को जब कांस्टेंट रखते हैं यानी वॉल्यूम को जब कांस्टेंट रखते हैं यानी हाँ आयतन को कांस्टेंट रखते हैं, तो आयतन को जब कांस्टेंट रखिएगा दोस्तों तो पी भी टी, आयतन को जब हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं तो पी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा गया है पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, जब डायरेक्टली हो जाएगा दोस्तों तो P1/P2 बराबर T1/T2 हो जाएगा। P1/P2 बराबर T1/T2, यह फार्मूला आप याद रखिएगा। यही ताप दाब नियम में बताया गया। शॉर्ट है दोस्तों, इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल टाइप के, इसलिए इससे आप याद रखिएगा इस फार्मूला को कि ताप दाब नियम में वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हो जाएगा। जब वॉल्यूम के ऑटोमेटिक का कांस्टेंट कीजिएगा तो प्रेशर जो होगा ऑटोमेटिक टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यानी समानुपाती हो जाएगा। दोस्तों हिंदी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समानुपाती कहते हैं। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं गैस समीकरण। तो अगला टॉपिक जो है वह है गैस समीकरण यानी गैस इक्वेशन। दोस्तों गैस इक्वेशन है जो उसमें बताया गया था कि उसमें बताया गया था दोस्तों कि प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होगा, यानी P इंटू भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होगा दोस्तों तो P1/V1 बाई P2/V2 बराबर T1/T2 हो जाएगा। ये कैसे होगा, आप जब कॉपी पे लिखिएगा तो आपको पता चलेगा, यानी P1/V1 बाई P2/V2 हो जाएगा दोस्तों इज इक्वल टू T1/T2 हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। ये फार्मूला से आपको गैस समीकरण यानी गैस इक्वेशन से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का 2 से 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में दिए जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी फार्मूला को नोट कॉपी में नोट करके याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर। उसके बाद अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे वह था डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, दोस्तों नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन महोदय ने ही किए होंगे, क्योंकि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम नाम से ही पता चल रहा कि डाल्टन महोदय ने इसे प्रतिपादन किए हैं। दोस्तों यह नियम का प्रतिपादन डाल्टन महोदय के द्वारा किया गया था। इस नियम में बताया गया दोस्तों कि आंशिक दाब ज्ञात कैसे करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं कि मान लीजिए ये पहला है, दूसरा तीसरा है, पहला वस्तु, दूसरा वस्तु, तीसरा वस्तु है, ये चौथा वस्तु है। दोस्तों यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये P1 है, यहाँ पे ये P2 है, यहाँ पे ये P3 है, यहाँ पे ये P4 है। दोस्तों अगर यहाँ पे संपूर्ण दाब हमको निकालना हो यानी टोटल प्रेशर हमको निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे डाल्टन महोदय ने बताए थे कि अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना हो तो यानी P निकालना हो तो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, यानी जितना दिए रहेंगे वस्तु उतनों सभी को प्रेशर को आप ऐड कर दीजिएगा तो वही आपको संपूर्ण प्रेशर यानी पूरा प्रेशर आपको निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 दिया गया है, 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, या फिर 3 4 5 या फिर 6 7 8 या 10 15 20 ऐसे रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको संपूर्ण प्रेशर निकालना हो तो 2 + 3 + 4 + 5 आप कर सकते हैं और सभी को ऐड करके यही आपका P निकल जाएगा, यानी संपूर्ण प्रेशर आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों एक और फार्मूला बताएं डाल्टन महोदय ने ही आंशिक दाब ज्ञात करने के लिए। नोट में आप देख सकते हैं आंशिक दाब ज्ञात करने के लिए डाल्टन महोदय ने एक फार्मूला बताएं, वह है P बराबर P1 इंटू N1/N होता है। देखिए चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगर आपको आंशिक दाब निकालने कहे तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि P
P1 इंटू N1 बाई N होता है। अब यहाँ पे N1 क्या है, P क्या है, N1 N क्या है, ये सभी को आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो N1 है वो N1 जिस गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना हो उसका अणु या मोलों की संख्या है। यानी यह जो N1 है दोस्तों, यह जो N1 है यह क्या है यहाँ पे, तो यह निरूपित करता है दोस्तों कि जिस गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना हो उसका अणु या मोलों की संख्या N1 है। उसके बाद P1 दोस्तों, P1 जो है यहाँ पे P1 जो है संपूर्ण दाब है, यानी संपूर्ण प्रेशर है दोस्तों। P1 यहाँ पे संपूर्ण दाब निरूपित करती है। उसके बाद स्मॉल n जो है यह क्या है, तो दोस्तों स्मॉल n कुल अणु या मोलों की संख्या, यानी जितने गैस रहेंगे उस सभी के अणु या मोलों की संख्या n है। और N1 जो है वो जिस गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना हो उसके मोलों या अणु की संख्या है N1। ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये दोनों आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जिस गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना हो उसको N1 रखेंगे और कुल यानी जितना भी गैस होगा उस सभी का अणु या मोलों की संख्या n हो जाएगा, स्मॉल n हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप याद। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम, इस नियम के अनुसार दोस्तों ग्राहम महोदय ने एक फार्मूले दिए थे। वह फार्मूला आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा फार्मूला है। यह फार्मूला आपको लेक्चर वाला वीडियो में एकदम डिटेल में बताया गया है, आप वहाँ पे आसानी से समझ लीजिएगा। तो आप उसे इसलिए बोल रहे हैं कि ये रिवीजन वीडियो है, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल बताया गया इस चैप्टर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ग्राहम महोदय के द्वारा इस विसरण फार्मूला को दिया गया जिसमें R1 बाई R2 बराबर V1 बाई V2 बराबर V1 इंटू T2 बाई V2 इंटू T1 बराबर रूट अंडर D2 बाई D1 होता है, इज इक्वल टू रूट अंडर M2 बाई M1 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो इतना फार्मूला दिया गया है वो सभी एक दूसरे के बराबर हैं, यानी एक सभी एक दूसरे के बराबर है, या तो ये इससे है या फिर ये इससे है या फिर ये इससे है। यानी इसका मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे हम शॉर्ट में बताते हैं कि अगर दो किसी को लेते हैं, तुलना वाला संबंध है दोस्तों। अगर R1 R2 और V1 का मान दिया है, यानी चार में से किसी तीन का मान दे देगा और एक का मान आप किससे पूछे देंगे। यानी मान लिया जाए कि दो त्रिज्या दे दिया गया है, R1 R2 दे दिया और एक दे दिया गया वॉल्यूम यानी V1, और आपसे V2 के मान पूछ रहा है, तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा, आसानी से ये दोनों से निकल जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए आपको V1 दे दिया है और V2 दे दिया है, उसके बाद D2 दे दिया है और D1 का मान आपको निकालने का रहा, तो ये दोनों कंपेरिजन कर देंगे, यानी ये दोनों से निकाल देंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कंपेरिजन वाला फार्मूला है, यानी कंपेरिजन करके आपको बनाना है। तीन का मान दिए रहेंगे, चार का मान या अगला का मान आपको निकालना है, तो आप आसानी से निकाल दीजिएगा अगर आपको ये फार्मूला। दोस्तों उसके बाद जो हम लोग पढ़ना था वह था गैसों का आणविक गतियाँ, यानी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैस। हिंदी में दोस्तों इसको कहते हैं गैसों का आणविक गतियाँ, इसका इंग्लिश नाम मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ गैस कहते हैं। यानी यह दोस्तों गैसों का आणविक गतियाँ दो प्रकार की होती है। पहला जो है वर्ग माध्य मूल वेग होता है, यानी इंग्लिश में इसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, और दूसरा जो होता है अधिकतम प्रायिकता वेग। अधिकतम प्रायिकता वेग दूसरा नाम है दोस्तों, और पहला वर्ग माध्य मूल वेग यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दोस्तों इसको आपको संक्षिप्त में बताते हैं, इसे VRMS से सूचित किया जाता है। यानी दोस्तों वर्ग माध्य मूल को यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को VRMS से सूचित किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि किससे सूचित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों VRMS का मान रूट अंडर 3RT बाई V होता है। ये आपको याद रखना है, मान रूट अंडर 3RT बाई V होता है। किसका मान, तो VRMS का, यानी वर्ग माध्य मूल वेग का मान रूट अंडर 3RT बाई V होता है। ये आप दो
चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि VRMS का मान जो होगा √3RT/V होगा। उसके बाद एक इक्वेशन बताया गया था दोस्तों कि वर्ग माध्य मूल वेग में जो VRMS होगा वो जो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन बताया गया कि VRMS जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √T/V के, यानी T टेम्परेचर बाई वॉल्यूम के। यहाँ पे आप याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं फार्मूला कैलकुलेशन करके। आप आसानी से 10-12 पास है तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो है दोस्तों वह है अधिकतम प्रायिकता वेग। अधिकतम प्रायिकता वेग में बताया गया दोस्तों कि इसे UMP से सूचित किया जाता है। इसका मान यानी दोस्तों इसको हम लोग U(m)P से सूचित करते हैं। यानी दोस्तों उसमें बताया गया कि VRMS से सूचित करते हैं, इसमें बताया गया कि UMP से सूचित करते हैं। इसका मान यानी अधिकतम प्रायिकता वेग का मान √2RT/V होता है। अधिकतम प्रायिकता वेग का मान √2RT/V होता है। इसका मान भी आप याद रखिएगा कि UMP का मान √2RT/V होता है। यहाँ पे भी एक रिलेशन बताया गया जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों एकदम सेम जैसा लग रहा है। आप याद रखिएगा, ये भी आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इससे जो न्यूमेरिकल आएगा वो आसानी से आप बना लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। वहाँ पे आपको सोल्व किया जाएगा। ज़्यादा दिक्कत है तो आपको फ़ोन करके बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले